नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। जी धन्यवाद। सर, पहली बार आप लोकसभा का चुनाव जीतकर आप दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी ने सिटिंग सांसद का टिकट काट कर आप पर भरोसा जताया है। ऐसा क्या कुछ खास था कि सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया गया और आप पर भरोसा जताया गया? देखिए, किसी को कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना ये पार्टी का निर्णय होता है। मुझे पार्टी ने ये अवसर प्रदान किया कार्यकर्ता होने के नाते, और मैं चुनाव में गया और पार्टी की जीत हुई। तो एक कार्यकर्ता के नाते ही मैं चुनाव लड़ने गया। निर्णय पार्टी करती है किसको चुनाव लड़ाना है। क्या कुछ कमियां रह गई जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काटा गया, उसके पीछे की थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या कुछ हुआ जिस वजह से उनका टिकट? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको अवसर दिया गया था, वो सांसद बने पार्टी के, और किसी अन्य दल से भी वो आए थे जी, तो उनको सांसद बनाया गया, उनको सम्मानित किया था पार्टी ने। अभी कार्यकर्ता के नाते मुझे अवसर दिया जी। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो संगठनों में चलती है। ये तो संगठन का विशेष अधिकार होता है कि वो किस कार्यकर्ता को क्या अवसर देना चाहती है। सर, अगर अब 2019 चुनाव की बात की जाए तो उस समय जो सियासी समीकरण बने थे, उस समय आपके सामने राज बब्बर जी थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, अच्छी छवि है उनकी और सब सारी चीज़ें हैं। और गठबंधन से आपके सामने गुड्डू पंडित दबंग छप के नेता थे। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में हम सारी चीज़ें बेहतर कर ले जाएंगे और सब तमाम चीज़ें हम जनता का भरोसा हमको मिल जाएगा और सब सारी चीज़ें? तो कहाँ पर आप खुद को स्टैंड पाते थे? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश की जनता देश के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी थी जी, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की भी जनता उनको अपना मत देने के लिए तत्पर थी, आतुर थी। जनता चाहती थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और जबरदस्त तरीके से फतेहपुर सीकरी की जनता ने मतदान किया मोदी जी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते जनता के लिए संघर्ष करता हूँ, उनके सुख दुख में शामिल रहता हूँ। हर आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ मैं अपने आप को खड़ा करता हूँ। तो इस नाते से जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना था और मुझे अपने एक सेवक के रूप में चुनना था, तो मुझे वो अवसर मिला। राज बब्बर और गुड्डू पंडित, इन दोनों नेताओं के बीच में आपको जनता ने चयनित किया और तमाम चीज़ें रही। उस बीच में क्या आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? आपका व्यक्तिगत कामकाज, सब इन सब चीज़ों के बदौलत जनता ने आप पर भरोसा जताया था, या प्रचंड मोदी लहर में आपको जनादेश मिला? देखिए, उत्तर प्रदेश में दो ऐसे लोग थे जो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे जी, एक राहुल गांधी, उस समय उनके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी, और राज बब्बर साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो राज बब्बर जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे जी। राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते, मोदी जी के सिपाही के नाते चुनाव लड़ रहे थे जी। जनता को यह तय करना था कि वो कांग्रेस के साथ जाना चाहेगी या मोदी जी के साथ जाना चाहेगी। तो जनता ने माननीय मोदी जी को अपना नेता माना, उनके लिए मतदान किया जबरदस्त तरीके से। और राज बब्बर जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। राज बब्बर साहब का लंबे समय से आगरा से कोई बहुत ज़्यादा उन दोनों लगाव भी ऐसा नहीं रहा। कार्यकर्ता के नाते मैं भाजपा के कार्यकर्ता को जो जनता के बीच में रह के काम करना चाहिए वो मैं निरंतर करता रहा हूँ। मैं बजरंग दल से अपने आप को प्रारंभ करके युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी आप जुड़े रहे? हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी रहता है। और 1986 में मैंने संघ का जो प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग होता है वो मैंने किया। तो वहाँ से प्रारंभ करके लगातार निरंतर मैं काम करता रहा, और उसका परिणाम था कि एक कार्यकर्ता के नाते मेरी पहचान बनी। बाकी चुनाव में तो ये है कि देश की जनता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, और मेरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के उसमें ये था कि भाई राजकुमार चाहर एक हमारा अच्छा कार्यकर्ता है जी। और तो मोदी जी के लिए मतदान किया और मैं उनकी सेवा के लायक बन गया। सर, अगर इस समय की बात की जाए तो ये कोरोना का बड़ा कठिन समय है, पूरा देश इससे जूझ रहा है। एक साल पहले भी देश ने कोरोना ने देश को तोड़कर पूरी तरह से रख दिया था। इसके बाद भी फिर से कोरोना की दूसरी लहर देश में तबाही फैलाई। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से पूरी तरह से तैयारियां कर ली होती,
या जो चीज़ें हमको पहले से ही मालूम है कि इसकी दूसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इस तरह के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं जो देश के लिए विषम परिस्थिति पैदा कर देंगे, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उतनी प्रतिबद्ध थी? हमें तो नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वैश्विक महामारी कोविड-19 ये पूरी दुनिया में आई और मानव जाति को डसने का प्रयास इसने किया। भारत देश में जैसे ये बीमारी का प्रकोप आना प्रारंभ हुआ, तो आपको याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सूझबूझ से, जहां दुनिया अपनी ओर देख रही थी, बड़े बड़े राष्ट्र देख रहे थे कि अब हम क्या निर्णय करें, उस समय माननीय मोदी जी ने देश को बचाने के लिए यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का काम किया और जितनी भी सेवा जनता की जा सकती थी हर दृष्टि से वो करने का काम किया। और भारत की सेवा करते करते मानव जाति के लिए अन्य देशों में भी वो सेवा के कार्य करने का कार्य किया और पूरी दुनिया में भारत की छवि निकल के आई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा, कोरोना से लड़ा और कोरोना की प्रथम चरण की उसको काफ़ी हद तक समाप्त करने में। जो पहला दौर था 10-12 महीने पहले जो कंडीशन थी उस पर निश्चित रूप से जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, यानी आप लोगों ने पूरी तरह से उस पर जो है कंट्रोलिंग की। लेकिन दूसरी लहर में आप बिल्कुल फेल दिखे। अगर यही चीज़ आप दूसरे जो वैश्विक महामारी की बात कर रहे हैं, अन्य देशों की तुलना में अगर बात की जाए, चीन में, अमेरिका में पहली लहर ये पूरी तरह से, पहली लहर में ये देश जूझ गए थे, पूरी तरह से एकदम परेशान हो गए थे, जान लीजिए बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन दूसरी लहर में इन्होंने खुद को तैयार कर लिया। भारत कहीं ना कहीं इसमें बहुत पीछे छूट गया। नहीं मानते हैं? मैं क्षमा सहित आपसे ये कहना चाहूँगा जी, कहीं कोई फेलियर नहीं था। पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कोरोना के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस लड़ाई को लड़ा है। कुछ राजनीतिक दल की अपनी एक टेंडेंसी बन गई है कि उनको नकारात्मकता की बात करनी है, नकारात्मकता फैलानी है, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। आज भी देश में जो इस प्रकार से तेज़ी से ये कोरोना का ये वाला जो सेकंड चरण आया, इसको निपटने के लिए आपने देखा है देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे देश में मुख्यमंत्रियों से बात करना, उनके द्वारा योजना बनाना, वैक्सीनेशन का काम कराना। आज 18 करोड़ से अधिक लोगों को देश में वैक्सीनेशन का काम कराया गया है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आज हर प्रकार की जो भी एक बीच में एक माहौल पैदा किया गया, उसको वैक्सीनेशन के अलावा आपके ऑक्सीजन को लेके या बेड्स को लेके, वो तो सारी व्यवस्थाएं कमियां तो थी, कहीं ना कहीं आप भी मानिए इसी चीज। नहीं, मैं इसे कमियां नहीं कहूँगा, मैं इसे नकारात्मक प्रचार कहूँगा। नहीं, नकारात्मक टाइप का प्रचार किया गया और इस तरह से एक लॉबी है जिसने ये दर्शाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता ऑक्सीजन की किल्लत थी, बेड की कमी थी, अस्पताल पूरी तरह से फुल हो गए थे, शमशान या कब्रिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी हो गई थी। प्रकार का एक पैनिक क्रिएट किया गया, नहीं सर, वातावरण पैदा किया। नहीं सर, सुनिए, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। तो ये चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो है लाशों का अंबार नदियों में, ये सब तमाम चीज़ें जो आप तस्वीरें देखे होंगे, तो ये तस्वीरें बिल्कुल पूरी तरह से विचलित कर दी थी। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी जो भी काम कर रही है, हम इसकी मतलब आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये नया जो संसद भवन है, इनका नया संसद भवन पे पूरी तरह से फोकस कर लिए, सब सारी चीज़ें, हज़ारों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और सब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले ही जब हमको पूर्वानुमान हो गया है कि इस तरह की महामारी है, ये सब सारी चीज़ें हमको करके तैयार रखनी चाहिए, तो ये पुराना संसद भवन भी तो आपका इतना कमज़ोर तो था नहीं, या कुछ ऐसी बातें तो थी नहीं। ये चीज़ें, ये पैसे अगर आप जो है हॉस्पिटल्स और उसके बाद बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, इन पर जो है ये पैसे इन्वेस्ट किए तो शायद बेहतर परिणाम होता, देश दूसरे स्थिति में होता। देखिए, आपने शवों को नदियों में बहने की बात कही जी। परंपरागत समय से, लंबे समय से अनेक परिवार ऐसे हैं जो प्राचीन काल से जल प्रवाह में मृत शरीर को भेजने का काम करते चले आए। वो कोरोना के कारण घटनाएं नहीं थी, ये स्पष्ट हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी स्पष्ट किया और प्रदेशों से जो अलग अलग जिलों से जो रिपोर्ट्स भी आई, तो वो एक परंपरागत तरीके से लंबे समय से जल प्रवाह मृत शरीर का करने का काम लोग करते हैं। उनको कहा गया कि भाई आप जल प्रवाह मत करिए मृत शरीरों का, तो वो पहले से चला आ रहा है, लेकिन फोकस उसको कोरोना से जोड़ के इस समय कर दिया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप सेंट्रल विस्टा की जो बात कर रहे हैं नए संसद भवन के बारे में, बहुत पहले जब यूपीए की सरकार थी और मीरा कुमारी जी उस समय लोकसभा की अध्यक्ष थी,
तो उनके समय पर भी एक रेखांकित चित्र तैयार किया गया था कि ये बनना चाहिए, और शहरी विकास मंत्री ने भी इस पर अपना विषय रखा था। आज नकारात्मक बातचीत, जो मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे ऐसे लोग हों, वो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं। वो केवल नकारात्मकता फैलाने का काम इस देश में कर रहे हैं। देश को दुनिया में बदनाम करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने और वामपंथियों ने ले लिया है। वो कभी देश के हित की बात नहीं करते। उन्हें तो ये लगता है कि पता नहीं किसको दिखाना चाहते हैं वो ये नकारात्मकता को, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर आज भी इन्हीं कांग्रेस पार्टी की सरकार में उनका विधानसभा भवन का नए का निर्माण हो रहा है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करते। उनको सेंट्रल विस्टा और संसद भवन नजर आता है। तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की एक नकारात्मक प्रचार, जो ऐसे आपातकाल के समय जहां उन्हें जनता के साथ खड़े होकर और सरकार के साथ खड़े होकर लोगों की सेवा करने का काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सेवाई संगठन का कार्य करने का काम कर रहे हैं। माननीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके आह्वान है, उन्होंने पूरे देश में सेवाई संगठन के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ता जुटे पड़े हैं। चाहे राशन देने का काम हो, चाहे लोगों को दवाइयाँ देने का काम हो, चाहे फेस शील्ड देने का काम हो, चाहे मास्क वितरण के काम हो, चाहे सैनिटाइजेशन के काम हो, चाहे लोगों को भोजन कराने की बात हो, हर प्रकार के जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर काम कर रहा है। सर, पिछली बार जो है जब कोरोना का शुरुआती दौर हमारे देश में हुआ, पूरा विश्व जब जूझ रहा था, उस समय मरकज को लेकर बड़ा बवाल मचाया गया कि मरकज के चलते कोरोना विस्फोट हो गया, कोरोना का बम फूट गया, तमाम लोगों पर उसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया और सब तमाम चीज़ें हैं। देशद्रोही की संज्ञा, देशद्रोही बता दिया गया, ये सब तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इस बार जो उत्तराखंड में जो फटी जीन्स के विशेषज्ञ तीरथ सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेजे गए हैं, उन्होंने पहला काम यही किया कि कुंभ के साधु संतों पर फूल बरसाने का काम किया। और इसके अलावा उनका कहना था कि आस्था के आगे, संतों की आस्था के आगे कोरोना कहाँ टिकने वाला है। जबकि स्वास्थ्य विभाग आपको लगातार आगाह कर रहा था कि लापरवाही अगर बरती गई तो निश्चित रूप से कोरोना हमारे देश को फिर से पूरी तरह से जकड़ सकता है। इसके बावजूद भी ये सब सारी चीज़ें होती रहीं और सब इस पे मौन पूरी तरह से बने रहें, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। आप हमें ये बताइए सर कि मरकज के जरिए जो कोरोना फैलाया गया था, क्या उसमें कांटे लगे थे, और जो कुंभ के जरिए कोरोना फैलाया गया उसमें से फूल झड़ रहे थे? सीधी बात बस ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब कुंभ चल रहा था, कुंभ में फूल बरसाए गए या संतों का स्वागत किया गया, क्या महाराष्ट्र में कुंभ चल रहा था? क्या देश के अन्य कोनों पर कुंभ चल रहा था? तो ये तो एक कहना चाहिए धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट करने की नकारात्मकता, इसे मैं कह सकता हूँ। ये एक दुष्प्रचार है। कुंभ के कारण से कहीं कोई कोरोना के केस नहीं बढ़े हैं, लेकिन उसको कुंभ को तो छुपाया नहीं गया, कुंभ तो सबके सामने था। और आपने देखा होगा कि लास्ट समय जब आया तो सारी चीज़ें कुंभ की, जो भी कुंभ के सारे स्नान वगैरह हो गए, तो उसके बाद सब गंतव्य स्थान पर गए और कहीं कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कुंभ के कारण कोरोना फैला। मरकज में जब शुरू में हुआ था तभी से उनके ऊपर छुपाया गया था। किसी चीज को छुपाना, एक हॉल में, एक बंद कमरे में या एक प्रांगण में हजारों लोगों को भर के रखना, ये तो गलत था, ये नहीं करना चाहिए था। और उसी के कारण से देखिए वहां कितने लोग उसमें पॉजिटिव रहे होंगे, जिसके कारण से उसका परिणाम भी सामने आया। तो वो कोई धार्मिक दुष्प्रचार की भावना से नहीं किया गया था, वो कोई इस प्रकार की कोई मंशा किसी की नहीं थी कि किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचे। कारण ये नहीं था, कारण केवल सिंपल था कि भाई किन्हीं तथ्यों को आप छुपाकर, आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, पूरा देश भय के वातावरण में है, लोग मानव जाति पे कोई हमला अदृश्य शत्रु ने किया हुआ है, आप उस तरह का एक आयोजन कर रहे हैं बिना किसी की जानकारी में दिए हुए, तो कहीं ना कहीं गलती तो थी उन लोगों की। वो गलती हम मान रहे हैं, लेकिन ये गलती नहीं है। ये कुंभ में जो कुछ हुआ, आपको स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार आगाह कर रहा था कि जिस तरह की गतिविधियां कुंभ को लेकर जो चल रही हैं, ये आगे आने वाले समय में भयानक त्रासदी में तब्दील हो सकता है। आपको स्वास्थ्य विभाग बार बार आगाह कर रहा था। आप अगर पिछली रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हम भी आपको थोड़ी देर में ये सब सारी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। देखिए, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि कुंभ के कारण कोरोना फैलने का कोई केस कहीं नज़र नहीं आया, ये आप भी जानते हो। और गंगा नदी में इतना भी कह सकता हूँ, गंगा नदी तो इतनी पवित्र है कि वहाँ पे तो जाके आज तक आप लोग भी जानते हो, पूरा देश और दुनिया जानती है कि गंगा का जल जब तक भी रखा रहता है घर में, तो कभी उसमें कीड़े तक नहीं भटकते।
तो गंगा का स्नान करने वाले लोगों को करके गए हैं लोग वहाँ, और उसके बाद बहुत सावधानी उसमें बरती गई है। शाही स्नान वगैरह जो भी कराए गए, आम जनमानस के लिए कितनी प्रोटोकॉल्स वगैरह वहाँ निभाए गए, और इसके कारण से कहीं कोई कोरोना की शिकायत फैलने की नहीं आई है। अच्छा सर, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएगी? मौजूदा गतिविधियों को देखते हुए जो भी चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी विकास के कार्य हैं या जो भी चीज़ें, जैसा भी सिस्टम चल रहा है, कोरोना को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इन सब तमाम चीज़ों को देखकर भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा एक बार फिर से बन पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट बहुमत से आएगी, मजबूती से सरकार बनाएगी, और पिछली बार जो हमारी 324 के आसपास जो सीटें आई थी, उससे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। कोरोना के काल में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रथम चरण में भी और दूसरे चरण में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, और WHO ने भी उनके बारे में ये सराहना की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत प्रभावी रूप से कोरोना से काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और उसको जीतने का काम कर रहे हैं। और आज भी जब उनको कोविड हुआ, तो कोविड से निकलने के बाद वो ज़मीनी हकीकत जानने के लिए अपने आप को क्षेत्र में जाने का काम कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, और कोरोना के इस दूसरे चरण का ये जो वातावरण जिस प्रकार का बना है, उसके लिए युद्ध स्तर पर योगी आदित्यनाथ काम करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। अब तक के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी के लिए आपने ऐसा क्या कुछ किया है कि अगली बार फिर से जनता आप पर भरोसा जताएगी या आपको जनादेश देगी? देखिए, मैं फतेहपुर सीकरी का सांसद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। लोकसभा में क्षेत्र की जनता ने भेजा है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे मतदान करके जनता ने भेजा है। 2014 के बाद जब 2019 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो सबसे पहले धारा 370 को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। जिस काम के लिए जनता ने हमको चुन को भेजा, वो काम, चाहे वो नागरिकता संशोधन विधेयक हो, चाहे वो धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता देने की और उनकी स्वतंत्रता देने की बात हो, चाहे लद्दाख की बात हो, ये दिल्ली में लोकसभा के अंदर हुआ है। स्थानीय स्तर पर जो लोगों के काम होते हैं उनके लिए हम तत्पर रहते हैं। लोगों की सड़कें बननी हैं, खरंजे बनने हैं। उनकी एक बड़ी समस्या मेरे यहाँ थी, सबसे बड़ी समस्या मेरे जो लोकसभा क्षेत्र में है वो आज से नहीं चली आ रही साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जानते भी हैं कि अकबर की राजधानी जब फतेहपुर सीकरी हुआ करती थी, तो उस समय से भी अब तक बहुत लंबे समय तक पेयजल की बड़ी गंभीर समस्या फतेहपुर सीकरी में रही है। खारा पानी की चपेट में वहाँ के 20% गांव टोटल गांव के हैं, और फ्लोराइड युक्त पानी और अन्य प्रकार के दूषित पानी वहाँ पे है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काम जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यकाल में किया है, वो जल जीवन मिशन के द्वारा हर घर को जल, हर घर को नल, ये व्यवस्था केंद्र की सरकार ने माननीय मोदी जी ने की है। और इसके द्वारा मेरे यहाँ सर्वे के काम इस समय चल रहे हैं। प्रथम चरण में आगरा जनपद उसके अंदर है, और जो भी खारी पानी के मेरे गांव हैं, जो मेरे क्षेत्र में पानी की जहाँ भी दूषित पानी है, हर घर के अंदर नल पहुँचेगा, जल की व्यवस्था होगी, पेयजल की व्यवस्था होगी, जो उस समय तक से नहीं हो पाया आज तक, वो अब इस कार्यकाल में होने जा रहा है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम पहली बार सांसद चुन के आए, और जो पानी की समस्या बहुत बड़ी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र और आगरा की थी, वो समस्या का समाप्त होने जा रही है। तो ये एक बड़ा काम मेरे लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। बाकी स्थानीय स्तर पर नदियों के पुल बनना, सड़कें बनना, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होना, अच्छे स्कूलों की व्यवस्थाएं होना, जो भी लोकल स्तर पर हम लोग कर सकते हैं वो करने का काम कर रहे हैं। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।